Good morning students. Today we are back with a new topic of democratic resurgence, that is national emergency. In previous video we have discussed about Pandit Deen Dayal Upadhyay, Ram Manohar Lohia, and we have discussed about JP and total revolution. Students, today we will discuss about national emergency. Before I explain the reasons behind this national emergency, we should know about the types of emergency. एक्चुअली स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज मेंशन की गई हैं। मैं ये इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि इस नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या टेक्निकलिटीज़ यूज़ की गई थी, क्या क्या बेस बनाया गया था और बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट किया गया आफ्टर दिस इमरजेंसी। बिकॉज स्टूडेंट्स कभी भी कंट्री में कोई अबनॉर्मल सिचुएशंस अगर आ जाती हैं तो उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करता है। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। आर्टिकल नंबर 32 में नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। नेशनल इमरजेंसी, ये नेशनल इमरजेंसी कब इम्पोज की जा सकती है, बहुत अच्छे से सुनना आप। सबसे पहले तो एक्सटर्नल अटैक ऑन इंडिया और द वॉर विद एनी कंट्री। जब इंडिया के ऊपर कोई अटैक होगा किसी दूसरी कंट्री का, या फिर इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉरफेयर स्टार्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगेगी। तो ये तो रही नेशनल इमरजेंसी की फर्स्ट कंडीशन। अनदर कंडीशन बिफोर 1988 के पहले सेकेंड कंडीशन वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस से गवर्नमेंट को लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है गवर्नमेंट को, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होगा, आपको भी ये डाउट रहेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को डिफाइन नहीं किया गया है। इट डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ प्रेसिडेंट कि वो किस चीज़ को इंटरनल डिस्टर्बेंस मानता है या फिर नहीं मानता। ये कम्प्लीटली प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है। इंदिरा गांधी, जो सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, रेस्ट ऑफ मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। इंदिरा गांधी ने 1975 को ये जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज़ इंटरनल डिस्टर्बेंस, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को एक बेस मानते हुए इमरजेंसी के लिए रिकमेंड किया टू द प्रेसिडेंट। दैट टाइम फखरुद्दीन अली अहमद हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की इन 1975। इस पर हम लोग वापस आएंगे, लेकिन हाँ पहले मैं इस टॉपिक को आपको क्लियर कर दूं कि आखिर इमरजेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। बाद में आऊँगी, अभी कंफ्यूज नहीं होना। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके बीच में ही डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि मैम कहीं पर कुछ छूटा है। डोंट वरी, मैं सीरियल वाइज आगे बढ़ूंगी। लेटर ऑन आई विल टेल यू कि इसके आगे थर्ड पॉइंट भी कौन सा होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 356। ये स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टेट में जस्ट लाइक हरियाणा, यूपी, राजस्थान, किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, पहली बात, या फिर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट इनस्टेबल है, कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, इस तरह की सिचुएशन अगर चल रही है, या फिर थर्ड पॉइंट, यहाँ पे भी कितनी कंडीशंस हैं, 1 2 3। 1 हम लोगों ने माना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा है अगर स्टेट में। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में भी इनस्टेबल गवर्नमेंट, और फाइनली थर्ड पॉइंट रहता है द विजडम ऑफ स्टेट गवर्नर। यहाँ पे हमने विजडम ऑफ क्या माना था, प्रेसिडेंट, यहाँ पे विजडम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसको लगता है कि नहीं इमरजेंसी इम्पोज की जानी चाहिए, तो इमरजेंसी इम्पोज हो सकती है। ये थर्ड पॉइंट। नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी। थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है,
दैट इज इकोनॉमिक इमरजेंसी। इकोनॉमिक इमरजेंसी में ये माना गया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत अपन कह सकते हैं वर्स्ट है और कंट्री बैंकरप्सी की स्टेज पर आ गया है, मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर कंट्री कंगाल हो गया है, तो इस कंडीशन में, कंगाली की सिचुएशन में हमारे कंट्री में क्या लगेगी, आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इकोनॉमिक इमरजेंसी इम्पोज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या इनमें से इमरजेंसीज कितने टाइम इम्पोज हुई हैं, तो आपको मैं एक बार बता दूं, इकोनॉमिक इमरजेंसी 0, एक भी बार इम्पोज नहीं हुई है। नेशनल इमरजेंसी थ्राइस, 3 टाइम्स। स्टेट इमरजेंसी इन ऑल ओवर द इंडिया मोर देन 100 टाइम्स। तो स्टेट इमरजेंसी 100 टाइम्स से ज़्यादा इम्पोज हुई है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो थ्राइस इम्पोज हुई है, जबकि इकोनॉमिक इमरजेंसी सिचुएशंस तो थी हमारे यहाँ की बुरी, लेकिन इम्पोज नहीं की गई। अब स्टूडेंट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है ये जानने का कि कौन सी इमरजेंसी कब इम्पोज हुई। आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछें, यहाँ मैं ये चीज़ नहीं बताने वाली हूँ। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग की आखिर बात थी क्या ये इमरजेंसी इम्पोज क्यों हुई इन 1975। इसके पीछे कुछ एक रीजंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे काउंट करवाए हैं। वन वाज वीकर इकोनॉमी। 1970s का एरा अगर हम लोग देखें तो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों? रीज़न ये था, इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर। पहली बात तो वॉरफेयर में इंडिया का बहुत सारा अमाउंट जो था वो वहाँ इंगेज हो गया। जीडीपी का एक बहुत अच्छा अमाउंट था, हैंडसम अमाउंट था, वो हम लोगों ने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, इन आर सिक्योरिटी एंड द फोर्सेस। पहला पॉइंट इकोनॉमिक वीकर सिचुएशन के लिए। सेकेंड पॉइंट ये था कि जब इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर चल रहा था तो बांग्लादेश से डेली 50,000 और अराउंड 50,000 बांग्लादेशी इंडिया में माइग्रेट होके आ रहे थे। अब आ रहे हैं तो उनको भगा तो नहीं सकते हैं हम लोग, उनको असाइलम देना पड़ेगा। अब असाइलम में और कुछ तो नहीं दो, कुछ भी मत दो भले आप, लेकिन आप उनको फूड तो प्रोवाइड करोगे। आप भले पक्के घर नहीं दो, लेकिन एक शेल्टर, टेंट तो दोगे ना आप उनको। अब 50,000 लोग डेली आ रहे हैं, उनको फूड और शेल्टर आपको देनी है, टेंट देना है आपको, उसमें भी एक्सपेंसेस तो होंगे बहुत सारे। तो ये दिक्कत थी। उसके बाद देखें तो मानसून हमारे यहाँ अच्छा नहीं रहा था, तो बहुत सारी सिचुएशंस थी कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन वीकर होती गई। और आपको मालूम ही है कि 1974 में इंडिया ने पोखरण फर्स्ट, अब पोखरण फर्स्ट मिशन का नाम क्या था वो आप लोग मुझे बताएंगे। इंडिया ने जब पोखरण फर्स्ट टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, उसके बाद इंडिया के ऊपर अमेरिका ने बैन इम्पोज करिए, तो इंडिया की सिचुएशन जो थी वो और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। अब स्टूडेंट सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी भी टाइम पर नहीं मिल रही थी। एक तो ये हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक रीजंस, उसके बाद पढ़े हम लोग अगर गुजरात और बिहार मूवमेंट। अब दोनों मूवमेंट्स को लीड कौन कर रहा था वो आप लोग मुझे बताएंगे। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गुजरात और बिहार मूवमेंट के रीज़न क्या थे और उनको लीड कौन कर रहा था। थर्ड वॉज कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। अब जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट की बात अगर देखें तो इंदिरा गांधी सोशलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर सोशलिज्म लाने के लिए अपनी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाती रही, और जुडिशरी जैसे ही इंदिरा गांधी कोई अमेंडमेंट लाती जुडिशरी उसको नलिफाइड कर देती। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें जुडिशरी ने इंदिरा गांधी के जो स्टेप्स थे उनको नलिफाइड कर दिया, इंदिरा गांधी के जो एक्ट्स थे उनको नलिफाइड कर दिया। तो इस वजह से इंदिरा गांधी का जुडिशरी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। आगे हम लोग देखेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। क्या वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कहानी हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे। अब स्टूडेंट्स बात है कुछ ऐसी, 1971 में हुए थे लोकसभा इलेक्शन। 1971 लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। तो इस लोकसभा इलेक्शन में हुआ यूं कि एलिगेशन लगाया गया इंदिरा गांधी पर बाय राजनारायण। राजनारायण करके एक सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। उस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर राजनारायण ने
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया। एप्लीकेशन या फिर केस क्या था? केस ये था कि 1971 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट मशीनरी का, बहुत अच्छे से सुनना, गवर्नमेंट मशीनरी मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, इन इस गवर्नमेंट मशीनरी या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का मिसयूज़ किया था इन फेवर ऑफ हर इलेक्शन। मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और मैं इंदिरा गांधी हूँ हाइपोथेटिकली, तो मैं आपका मिसयूज़ कर रही हूँ और मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप मेरे इलेक्शन में मुझे सपोर्ट करें और मेरे फेवर में आप वर्क करें। ठीक है, इसको कहा जाता है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया। फाइनली 12 जून, बहुत अच्छे से सुनना स्टूडेंट्स, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा गांधी के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे टू मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी इन फेवर ऑफ हर इलेक्शन दैट वर राइट, वो सही पाए गए। और जैसे ही वो सही है, गवर्नमेंट इलाहाबाद कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी जो है वो अब डिसीट हो जाएंगी। इंदिरा गांधी का 71 का इलेक्शन जो था वो नलीफाइड डिक्लेयर किया गया। इस वजह से इंदिरा गांधी ना तो एमपी रहेंगी और ना ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगी और इंदिरा गांधी को अपनी पोस्ट छोड़नी चाहिए। ये तो था एक जजमेंट। इसके साथ ही साथ ऐड करते हुए जजमेंट में ये भी कहा गया कि इंदिरा गांधी कमिंग 6 ईयर्स तक कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगी इंदिरा गांधी फॉर द कमिंग 6 ईयर्स। तो इंदिरा गांधी को ये 2 अटैक मिले थे दैट डे 12 जून। अब इंदिरा गांधी को जैसे ही ये जजमेंट सुना, इंदिरा गांधी खुद तो कोर्ट में नहीं थी, इंदिरा गांधी को बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ये बात मालूम पड़ी और इंदिरा गांधी को एकदम से झटका लगा। लेकिन एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट ईयर क्लास 11 की इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही फेवर के कुछ जजेस को अपॉइंटमेंट दिलवाया था, उनके ऊपर फेवर किया था। तो अब उन जजेस का भी बदला चुकाने का टाइम आ गया। भाई इंदिरा गांधी ने आपके ऊपर फेवर किया एज अ जज, तो जजेस भी तो कहीं ना कहीं कुछ फेवर करेंगे इंदिरा गांधी पर। तो इंदिरा गांधी इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा दिया। अब इंदिरा गांधी थोड़े टाइम के लिए बच गई, लेकिन इंदिरा गांधी कंप्लीटली बची नहीं। क्यों नहीं बची? क्योंकि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, जेपी लोहिया, मोरारजी देसाई, ये सब के सब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए और इन्होंने एक रेवोल्यूशन की डिमांड की और इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। और स्ट्रगल के थ्रू ये क्या करने वाले थे? अंडर दिस स्ट्रगल उन्होंने प्लान किया कि 26 जून 1975, स्टूडेंट्स टाइमलाइन देखें, 12 जून को इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट आया, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। स्टे लगाने के बाद मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जो है वो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही हैं। इंदिरा गांधी इज असैसिनेटिंग द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, क्योंकि वो जजमेंट मानने के लिए रेडी नहीं थी ऑफ हाई कोर्ट। इस वजह से इन सब ने मिलकर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक स्ट्रगल स्टार्ट करने की सोची और अंडर दिस स्ट्रगल वो करते क्या, उन्होंने प्लानिंग की थी 26 जून 1975 को। दिल्ली कभी गए होंगे तो वहाँ पे एक एरिया है दैट इज़ जंतर मंतर, दिल्ली में एक एरिया है दैट इज़ जंतर मंतर। इन सब ने प्लान किया कि जंतर मंतर जो रीजन है, इस एरिया में, इस रीजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक मैसिव प्रोटेस्ट करेंगे, मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी एट जंतर मंतर ऑन 26 जून 1975। इंदिरा गांधी को जैसे ही मालूम पड़ा कि इतना मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला अगेंस्ट में, बिफोर दैट इंदिरा गांधी ने 26 जून मिडनाइट, ठीक है,
इंदिरा गांधी जो थी उसने मिडनाइट में ही इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए इंदिरा गांधी इंडिविजुअल लेवल पर रात को 12 बजे फ़खरुद्दीन अली अहमद हमारे प्रेसिडेंट थे दैट टाइम, उनके पास गई और कहा कि हमारी कंट्री में, मैंने आपको सेकंड मार्क करवाया था ना यहाँ पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस कि कंट्री में सिचुएशन ठीक नहीं है, जो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई जैसे लोग जो हैं वो पब्लिक को प्रोवोक कर रहे हैं फॉर अ ब्लडी रेवोल्यूशन, वो हमारी आर्मी को प्रोवोक कर रहे हैं फॉर अ ब्लडी रेवोल्यूशन, और कहीं कुछ गलत ना हो जाए इस वजह से इमरजेंसी इम्पोज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। और फ़खरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की बात मानकर इमरजेंसी इम्पोज कर दी। Students, this is the end of this video, and next video we will continue this chapter and we will discuss about the consequences of this national emergency 1975. Till then, keep learning.